बात समझ रहे हैं कि अधिनियम क्या है, अनुच्छेद क्या है। बट आपका जो यहाँ पे डाउट था, धारा अधिनियम, धारा जो है वो अधिनियम के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, और अधिनियम सबसे पहले कोई मसौदा तैयार किया जाता है, फिर किसी भी मंत्रालय के द्वारा, या फिर जब उसे संसद या विधानसभा में रखा जाता है तब वह बिल बन जाता है। अब बिल जैसे ही संसद या विधानसभा में या विधानसभा से पास हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक उस पर राष्ट्रपति या गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं हो जाते वह कानून नहीं बन पाता है। तो अधिनियम का सही क्रियान्वयन अगर हम बात करें तो इसी में बेसिकली एक नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें। एक अध्यादेश है जो अनुच्छेद 123 को रिप्रेजेंट करता है। अध्यादेश भी आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, बस। चलिए, तो ये था आप लोगों का थोड़ा सा डाउट जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो है इकाई यानी यूनिट नंबर 7, ये आपके सामने जो है यूनिट नंबर 7 है, और 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक नीति के बारे में, नियोजन के बारे में और सामाजिक विकास के बारे में। यूनिट नंबर 7 में मैं हर एक यूनिट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पॉइंट में सामाजिक नीति है, पहली पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा इस यूनिट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और चौथा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है धारणीय विकास, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। ये 4 बातें आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, और यदि ये 4 बातें आपको सही तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी तो इस यूनिट से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीति निरूपण की प्रक्रिया को भी बता सकते हैं आप, ठीक है, ये भी चीज़ें आप शामिल वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामाजिक नीति का अर्थ हम बात कर रहे हैं और उसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल पॉलिसी होती क्या है, तो आपके मन में एक ही शब्द आता है, नीति को लेकर, नियम को लेकर। तो सामाजिक नीति जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, आपको अच्छे से मालूम होगा। इसमें एक शब्द है समाज, दूसरा जो शब्द है वो नीति। समाज किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? समाज जो शब्द है वो बेसिकली सामाजिक शब्दों से ही बनाया गया है। समाज शब्द किसी को मालूम है समाज किसे कहेंगे? अगर कोई सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल। सामाजिक संबंधों का ताना बाना, बहुत बढ़िया परिभाषा आप लोगों को या शायद याद हो चुकी है। सभी लोग यही परिभाषाओं को बताते हो। समाज शब्द का जो प्रयोग होता है आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज बताता है समानता को। अब जब समानता शब्द कहीं आ जाता है तो आप समझ जाइएगा ये सभी पर लागू होता है। समानता बोलचाल की भाषा में समाज जो है व्यक्तियों के समूह अथवा संगठन के लिए है, और समाज शास्त्र में समाज शब्द जो है व्यक्तियों के किसी समूह से संबंधित नहीं बताया गया है, बल्कि लोगों के बीच उत्पन्न होने वाली जो अंतःक्रिया है उससे संबंधित बताया गया है सोशलॉजी में। और सोशल वर्क में जो समाज है वो बेसिकली समाज स्वयं का एक संघ है, एक संगठन है, और एक औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोगों का एक साथ संगठित होता है। जैसे अभी आपने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये भी एक प्रकार की परिभाषा है समाज की, और ये परिभाषा मैकइवर पेज के द्वारा दी गई है। आप ये भी कह सकते हो कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तो हम उसे ही समाज कहते हैं, ये भी बोल सकते हो, ये भी बात सत्य रहेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, हमारे सामने शब्द आता है नीति। नीति का क्या अर्थ होता है, नीति का क्या अर्थ बनता है, नीति शब्द का अभिप्राय क्या हो सकता है, हम बताते हैं। नीति का अर्थ अगर हम बात करें यहाँ पे तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर लिया गया, बात को समझिएगा, सोच समझ कर लिया गया जो कदम है वही बेसिकली सामाजिक नीति को बताता है। तो सामाजिक नियुक्ति समाज और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है,
जो समाज के कल्याण का विकास कर रही है, सामाजिक परिवर्तन कर रही है, समाज के सदस्यों का विकास के साथ साथ सेवा इत्यादि से संबंधित कोई क्रियाविधि कर रही है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये सामाजिक नीति है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है सामाजिक नीति के अंतर्गत दो शब्द से देखो बनाया गया है। यहाँ पे एक समाज है, एक नीति यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामाजिक शब्द का जो है समाज से बना हुआ है, जो मैंने भी आपको बताया। समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों के जाल से जो इसके सदस्यों के बीच पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी हम सामाजिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारा अभिप्राय सदस्यों के हित और सदस्यों के सम्मिलन से है या सम्मिलित करने से क्रिया से है। और सामाजिक नीति जब सामाजिक संरचना में कमियों को दूर करती है, जहां असंतुलन को रोक रही है, असंतुलन के क्षेत्रों से दूर कर रही है, तो वह एक प्रकार का पार्ट बन जाता है सामाजिक नीति का। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए आप लोग। मैं केवल मेन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो जो ये परिभाषा दी गई है सामाजिक नीति की, कि कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। अनेक विद्वानों ने समूह और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसको परिभाषित किया है। एक परिभाषा आती है पीडी कुलकर्णी का। तो सामाजिक नीति जो है घोषित सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायक साधनों और पद्धतियों का जो कार्य या रणनीति है, उसे ही हम लोग सामाजिक नीति कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो सामाजिक नीति की परिभाषा में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कि सामाजिक नीति क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त सहायक साधन और पद्धति जो कार्य है, उसी को हम लोग सामाजिक नीति कहेंगे। ये परिभाषाएं हैं। सामाजिक नीति और सिद्धांत और क्रिया इस प्रकार से रचित की जाती हैं जो समाज में जीवन की संपूर्ण वास्तविकता को प्रभावित कर दे, वही सामाजिक नीति है। और सामाजिक नीति के द्वारा मानव के साथ साथ किस प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है, नैसर्गिक, प्राकृतिक या पारस्परिक या भौतिक? क्या जवाब आपका होना चाहिए, बताइए। यहाँ पे बताइए, सामाजिक नीति द्वारा मानव के साथ साथ किस प्रकार के साधनों में? तो भौतिक साधनों में वृद्धि की जा सकती है। किस साधनों में? भौतिक साधनों में। और सामाजिक नीति विशेषकर सामाजिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण एवं प्रयोग का प्रभावपूर्ण इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है, उसे ही सामाजिक नीति कहते हैं। एक विद्वान आए, इनका नाम था, अगर हम बात करें तो टिटमस। आपने टिटमस का नाम भी सुना ही होगा। ठीक है, प्रोफेसर रिचर्ड टिटमस हैं। सन 1968 में इन्होंने एक परिभाषा लिखते हुए कहा था कि सामाजिक नीति का जो संबंध है वो सामाजिक आवश्यकताओं और उसकी प्रक्रियाओं के विस्तार के अध्ययन से है। और इन आवश्यकताओं और जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन सामाजिक सेवाओं या सामाजिक कल्याण व्यवस्था रूपी मानवीय संगठन की अल्पता के परिप्रेक्ष्य से या परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं की पूर्ति करने से है। सामाजिक नीति का संबंध सामाजिक आवश्यकता से है, और आवश्यकता और प्रक्रिया का अध्ययन जब आप करेंगे तो सामाजिक सेवा होगी, समाज कल्याण होगा। मानवीय संगठनों में जो अल्पता पाई जा रही है, जो कमियां पाई जा रही हैं, उस कमियों को दूर करके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। वही टिटमस की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक नीति का ये मीनिंग बताया गया है। वही चीज़ें हैं कि भाई जो असमानताएं उत्पन्न हो रखी हैं उसको दूर किया जा रहा है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें कमियों को दूर किया जा रहा है वहाँ पे उनको। ठीक है, असमानता को दूर किया जा रहा है, कमियों को दूर किया जा रहा है। जो भी समाज में असामाजिक तत्व हैं उनको दूर करने में एक अहम भूमिका निभाता है सामाजिक नीति। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने यह अपने मूल रूप में लोगों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। वंचित समूह और हाशिए पर रह रहे लोग या वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य रखती है। ठीक है, और फिर प्रयासों के लोगों को कल्याण का प्रभावी बनाकर उनको जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं सामाजिक नीति का एक अहम भूमिका मानी जाती है।
और सामाजिक नीति के अंतर्गत सबसे अधिक समाज में अगर हम बात करें किन पहलुओं पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है या किन पहलुओं को देखकर अगर हम बात करें जो सोशल वर्क में पेपर बनाने में क्वेश्चन में जो है आ सकते हैं पेपर में, तो क्या जवाब आप बताना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूंगा आपसे तो आप लोग बताइएगा कि इस कल्याण और सामाजिक हित की बात करता है। कल्याण और सामाजिक हित जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, कल्याण शब्द और सामाजिक हित एक ऐसा शब्द है जो पेपर में आप लोगों से प्रश्न में आ सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सामाजिक नीतियों के अंतर्गत सबसे अधिक समाज के किन पहलुओं पर चयन होता है, तो आप सबसे ज़्यादा बताइएगा सामाजिक कल्याण और सामाजिक हित को। समाज का विकास करने पर नहीं है, ऑप्शन में मिलेगा जो कि वो गलत रहेगा। सामाजिक अनुशासन भी रहेगा, वो भी गलत रहेगा। सामाजिक जागरूकता भी रहेगी, ऑप्शन में गलत रहेगा। सामाजिक स्वच्छता रहेगा, सामाजिक कल्याण रहेगा, वो भी गलत रहेगा। लेकिन समाज कल्याण के साथ साथ जब सामाजिक हित की बात करेंगे तो वही सही तरीके से परिभाषित करती है सामाजिक नीति को। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्देश्य अगर मेंस लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सारी पॉइंट्स। सोशल वर्क में अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं, 4 में से किसको बनाया जाए, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा सामाजिक हित जहाँ शब्द होगा वो पॉजिटिव शब्द है जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और वो सत्य होता है। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं से मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीडी कुलकर्णी ने क्या बोला है, उन्हीं परिभाषाओं पे मैंने चर्चा किया था अभी कि सामाजिक उद्देश्य को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायक साधन होता है और पद्धतियों का कार्य की रणनीति होती है, इसलिए आप इसको सही कह देंगे। फिर सामाजिक प्रशासन का प्रथम एक प्रोफेसर थे और ये प्रोफेसर का नाम आपको पता है रिचर्ड टिटमस थे, जिन्होंने कहा भी कि सामाजिक आवश्यकता और उनकी जो प्रक्रिया है उसका विस्तार करने में अध्ययन करता है। तो ऐसे में इन आवश्यकता और प्रक्रियाओं का अध्ययन करके सामाजिक सेवा और समाज कल्याण की जब व्यवस्था कर दे तो वही सामाजिक नीति की परिभाषा बन जाती है। ठीक है, तो सामाजिक नीति में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट किसी की परिभाषा है तो पीडी कुलकर्णी का ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। पेपर में आ भी चुका है ये। एक विद्वान थे एल्जा करके, इन्होंने कहा कि सामाजिक नीति कल्याण सेवाओं के सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और कल्याण सेवाएं जैसी विशिष्ट सरकारी सेवाओं का निर्माण, विकास एवं प्रबंधन शामिल किया गया है, वही सामाजिक नीति है। तो सामाजिक नीति में शिक्षा आ जाएगी, आय हो जाएगा, कल्याण सेवाएं हो जाएंगी और विशिष्ट सरकारी सेवाएं बन जाती हैं, वही क्या बन जाता है, सामाजिक नीति बन जाती है। एल्कॉक का भी नाम आता है। सामाजिक नीति में सामाजिक विज्ञानों के अनुशासन और अध्ययन के क्षेत्र रूप में वास्तविक जगत में सामाजिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक नीति। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास शोध संस्थान है, ये आपको मालूम होगा, UNRCSD। कितने लोगों को पता है इसका फुल फॉर्म, बता सकते हैं क्या मुझे? रिसर्च है ये, बेसिकली उसी का पार्ट है। जरा बताएं आप लोग क्या है ये, बोलिए सभी लोग हो। UNRCSD क्या बन सकता है फुल फॉर्म? UNCR, नहीं पता। ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए फिर। UNRCSD इसका जो फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू। जो यहाँ पे सी है, ये शब्द बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कम्बैट को, कॉम्बैट, ठीक है, BAT, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे एस और डी, यहाँ पे एस और डी को अगर सी है या आई है, जैसे इसमें तो आई नहीं, ये बेसिकली जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक शोध संस्थान है ना, UNRI है, ISD है, ठीक है, बताइए। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, बिल्कुल, ये ISD है, ठीक है, UNRISD है, तो यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसकी स्थापना जो की गई थी सन 1963 में की गई थी, 1963 में की गई थी, ठीक है, 1963 में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, UNRISD, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी भी ये एक्टिव है, चल रहा है ये इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि सामाजिक नीति जो है आर्थिक नीतियों का पुनर्वितरण प्रभाव, बाजार के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाना और उम्र दराज लोगों के कारण बदलती जो परिस्थितियां हैं, जो समाज के सदस्य के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक कार्यों के साथ पुनर्उत्पादन में जो उसके भार है उसको कम करना, और साथ ही साथ उनको जो है पुनरुत्पादन के लिए भार को साझा करने से संबंधित है। तो ये एक प्रकार की सामाजिक नीति की परिभाषा बन जाएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी विद्वान की परिभाषा इम्पोर्टेंट है तो वो परिभाषा है PD कुलकर्णी की, मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखेंगे सामाजिक नीति का लक्ष्य क्या हो सकता है, इसका क्या काम हो सकता है। अगर हम आपसे लक्ष्य के बारे में बात करें तो आप क्या बताना उचित समझेंगे। मैं आपको बता दूं, आप कहिएगा सामाजिक निरुयोग्यता को दूर करना, आर्थिक निरुयोग्यता को कम करना, बाधित समुदायों को पुनर्स्थापित कर देना। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामाजिक नीति का लक्ष्य बन जाता है और सामाजिक नीति का क्षेत्र भी यही पार्ट बन जाता है। दोनों चीज़ें एक ही से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सार के रूप में सामाजिक नीति को उन नीतियों के समुच्चय एवं क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है जिनका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास हो, साधन उत्पादन और उसका समुचित न्यायपूर्ण वितरण करना हो। ऐसा करते हुए सभी व्यक्तियों का कल्याण एवं उस कल्याण को सुनिश्चित करने वाली जो समस्त सेवाएं हैं उन तक पहुंचाना और असमानता को निरंतर कम करना। अब असमानता यही थी, सामाजिक निरुयोग्यता था, आर्थिक निरुयोग्यता थे, बाधित समुदाय था। ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं लक्ष्य को रिप्रेजेंट करते। तो टोटली मिला जुला कर इसके लक्ष्य पर ही आधारित कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं बताई जा रही हैं। तो मीनिंग हर परिभाषा में यही निकलता है, सामाजिक, आर्थिक और बाधित समुदाय को दूर करना है। बस जो असमानताएं होंगी उनको दूर कर देना है। ये कहीं ना कहीं वही परिभाषाओं को रिपीट करती है ना। अब देखिए, सामाजिक नीति के जो लक्ष्य हैं और जो कार्य हैं उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके लक्ष्य हैं और क्या इसके कार्य हैं। देखिए, वर्तमान में कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक निरुयोग्यता को दूर करना है। मैंने अभी आपको बताया था, जन सहयोग एवं संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक निरुयोग्यता को कम करना है, बाधितों को पुनर्स्थापित करना है ना। तो बाधित ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, समुदाय भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है ना। और सामाजिक नीति कहीं ना कहीं समाज कल्याण प्रशासन का ही एक पार्ट माना जाता है। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली का पार्ट है और पीड़ित मानवताओं के दुखों और कष्टों को कम करना होता है, सुधारात्मक और सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना होता है, शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होती है, जीवन स्तर में जो असमानताएं हैं उसको कम करना होता है, व्यक्तित्व के विकास के जो अवसर होंगे उसको उपलब्ध कराना होता है, स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को जो है ऊंचा उठाना होता है, सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना होता है, परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करना है, निर्बल वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना है, उचित कार्यों की शर्तों एवं परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना है, कार्य से होने वाले लाभों का साम्यपूर्ण वितरण जो है सुनिश्चित करना है। यही सामाजिक नीति की एक कार्य के रूप में भी हो सकता है और एक लक्ष्य के रूप में भी हो सकता है। तो सामाजिक नीति का जो काम बनता है वो समाज कार्य के कार्यों को ही रिप्रेजेंट करता है। जिसे सुधार संबंधी कार्य कर सकता है, वो उपचारात्मक कार्य कर सकता है, निरोधात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, देखिए, उपचारात्मक कार्य होता है वो जहाँ पे चिकित्सा सेवाएं आती हैं, जैसे मनोचिकित्सकी हो गई, मानसिक आरोग्य हो गया, उससे संबंधित जो सेवाएं बनेंगी वो कहीं ना कहीं उपचारात्मक बन जाती है। जैसे दिव्यांग व्यक्ति हो गया, निरोग व्यक्ति हो गया, उसके लिए सेवाओं का जब हम पुनर्स्थापन से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित करते हैं तो उसको हम लोग देते हैं नाम
उपचारात्मक। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि भाई उपचारात्मक कार्य क्या हो गया, उपचारात्मक सेवाएं क्या हो गई। तो इसके पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल जैसे टर्म जो है यूज़ में लाए जाते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है निरोधात्मक। अब ये जो निरोधात्मक कार्य हो या इसके अगर हम बात करें सेवा हो, ये शब्द बेसिकली नीति को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नीति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंतर्गत सामाजिक नीति हो गई, सामाजिक परिनियम हो गए, जन चेतना हो गई, ठीक है। इसके संबंध में प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम भी हो गए। तो विभिन्न प्रकार के जो कल्याण संबंधी कार्यक्रम आते हैं जो समाज सुरक्षा सेवाओं को शामिल कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं निरोधात्मक कार्य को बताता है। तो आप समझ जाइएगा कि जहाँ पे जागरूकता जैसे शब्द आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जन चेतना जैसे शब्द बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे नीति बन रही है, वो निरोधात्मक कार्य बन जाएगा। और उपचारात्मक में डॉक्टर वगैरह हो जाते हैं, चिकित्सकीय हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत सरकार ने सामाजिक नीति और नियोजित विकास के उद्देश्य। एक बार जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिए आप सभी लोग कि सामाजिक नीति का अर्थ, परिभाषा अभी भी मैंने जिक्र किया है, उद्देश्य और लक्ष्य बताए हैं। पेपर में जो प्रश्न बनाए जाएंगे कुछ इसी टाइप के अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे, जहां आप लोगों को एक तो परिभाषा पीडी कुलकर्णी को बताएगा और एक उद्देश्य जब लेगा प्रश्न तो जैसे निरुयोग्यता हो गई, दूर करना है, ये इसको बता देगा। और एक सबसे अहम बात किस पर करता है ये सामाजिक नीति काम, तो सामाजिक कल्याण और सामाजिक हित पर काम करता है। ये 2-3 ऐसे प्रश्न आप लोगों से बनाए जाएंगे। तो ये क्या बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं? तो फिर मैं आगे बढ़ूं कि सामाजिक नीति और नियोजित विकास के उद्देश्य क्या हो सकते हैं भारत सरकार द्वारा, बताइए। चलो, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भारत सरकार ने सामाजिक नीति और नियोजित विकास के उद्देश्य से इसका उल्लेख किया करता है, तो कहता है कि उन दशाओं का निर्माण करना है जिससे सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और महिला और पुरुषों दोनों को समान रूप से विकास और सेवा का पूर्ण एवं समान अवसर जो है उपलब्ध कराया जा सके। जैसे यहीं पर एक प्रश्न बनाया जा सकता है, अगर हम बात करें आप लोगों से, एक क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को बनाया जा सकता है, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, बनाए जाते हैं पेपर में आप लोगों से। अगर हम बात करें प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि सामाजिक नीति के अंतर्गत महिला और पुरुषों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य है, तो वो क्या बन सकता है उद्देश्य? तो ऑप्शन में आपके सामने एक मिल जाएगा वहाँ पर समान अधिकार का दंड, ठीक है। दूसरा मिल जाएगा आपको कि देश को मजबूत करना। तीसरा आपको मिल सकता है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चौथा आपको मिल सकता है जेंडर गैप को कम करना, है ना। तो क्या आप यहाँ पर वो देंगे प्राथमिकता? जो जेंडर गैप होता है, आ जाओ अंदर, जो जेंडर गैप होता है उसको कम करने की बात करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सभी लोग जब कभी भी बात हो महिलाओं और पुरुषों को लेकर, तो आप सही जवाब देने का प्रयास करिएगा, जेंडर गैप को कम करना, ठीक है। भेदभाव रहित काम करना है आप लोगों को, ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ। अच्छा, आगे देखिए, फिर कह रहा है कि आधुनिक उत्पादन और संरचना का विस्तार करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसका विस्तार करने के साथ साथ अगर स्वास्थ्य को अगर हम बात करें, आवास, शिक्षा या सामाजिक दशाओं में सुधार करने के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर जब बात किया जाए आधुनिक उत्पादन संरचना का विस्तार करने के लिए, तो उसके स्वास्थ्य पर, उसके आवास पर, उसके शिक्षा से सामाजिक दशाओं में सुधार करने की जो प्रक्रियाएं बनती है, वो भारत सरकार के द्वारा ही सामाजिक नीति और नियोजित विकास जो होते हैं उसके उद्देश्य से। तो उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है शिक्षा और सामाजिक दशाओं में सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नीति के क्षेत्र कौन कौन से बन सकते हैं, तो सामाजिक नीति के 3 क्षेत्र होते हैं। सामाजिक नीति के प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र होते हैं जिनके कार्यों को समुचित निर्देशन देने का काम करता है, उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाता है।
वो 3 कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं यह आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक तो आपका बनता है सामाजिक कार्यक्रम तथा उससे संबंधित कार्य, ये पहला है। इसके अंतर्गत जो है सामाजिक सेवाएं आती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवार नियोजन हो गया, पोषण हो गया, आवास हो गया इत्यादि की लगातार वृद्धि एवं सुधार करना, ये कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रम और उससे संबंधित कार्य बनता है। तो हमारा जो क्षेत्र होगा वो शिक्षा का भी क्षेत्र हो सकता है, स्वास्थ्य का भी क्षेत्र हो सकता है, परिवार नियोजन का भी क्षेत्र हो सकता है, पोषण संबंधी भी हो सकता है, आवास से संबंधित भी हो सकता है। तो इस तरीके की जब सुधार जैसी क्रियाविधि पर हम जिक्र करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रम को रिलेट करता है, तो एक क्षेत्र ये बन जाता है। इसी के अंतर्गत आप ये भी क्षेत्र आता है जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो अनुचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लोग हैं, या जो सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इनमें अगर हम बात करें, जब हम देखिए कि निर्बल वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो है पिछड़े हैं, या वो उन लोगों के पास कोई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, वो लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में एक सोशल वर्कर को क्या चाहिए, सामाजिक कार्यक्रम बनाना चाहिए उनके संबंध पे, ताकि वो कार्यक्रम या उन समुदाय के माध्यम से या उस आयोजन के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से वो समझ पाए कि भाई ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो पूरक कल्याण सेवाएं होती हैं उनके विकास के लिए नीति का निर्धारण करना होता है, समाज सुधार के लिए नीति को प्रतिपादन भी करना होता है, सामाजिक सुरक्षा के लिए उनको नीति बनानी पड़ती है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना होता है, धन के असमान वितरण में कमी लाना या आर्थिक शक्ति में केंद्रीकरण पर रोक लगाना या समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये सारी क्रियाविधि जो है एक प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम और उनसे संबंधित कार्य है, इसलिए आप लोगों को ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पेपर में प्रश्न बनकर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले सवाल में कि सामाजिक नीति के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों को एक समान अवसर उपलब्ध कैसे कराएंगे, एकमात्र उद्देश्य तो यही है भाई कि जेंडर गैप को कम करना है, समाज को अधिकार देकर नहीं करना है। यहाँ पे वो भी ऑप्शन में रहेगा, जो कि आपको प्राथमिकता देना है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस पे सही माना जा सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ तक कि महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करना, ये भी पार्ट वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बात मैंने किया है 2 शब्दों का, महिलाओं और पुरुषों को एक समान अवसर देने के लिए जेंडर गैप होगा उसको कम करना, वो एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसी के संबंध में सामाजिक कार्यक्रम कौन कौन से हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को मैं विथ व्याख्या करूंगा, आप लोगों से ईयर के साथ बताऊंगा कि स्वास्थ्य के संबंध में कौन सी है कार्यक्रम, आएगा अभी टॉपिक आगे। फिर शिक्षा के संबंध में क्या है, परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये भी सामाजिक नीति के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा, समुदाय के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति। अभी तक आपने एक देखा है जो सामाजिक कार्यक्रम था, अब आप देख रहे हैं समुदाय से संबंधित है। अब इसमें प्रत्येक ऐसे समुदाय जहां पर औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है, 2 वर्गों का अभ्युदय स्वाभाविक है। एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पन्न हुए नए अवसरों को पूरा लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े व्यवसायी लोग हो गए, प्रबंधक लोग हो गए, बड़े कृषक लोग हो गए। ये लोगों को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से उनको क्या मिल जाता है, इसका पूरा लाभ मिल जाता है। वहीं दूसरा वर्ग वो होता है जो जीवन के मुख्य धारा से अलग होता है, जिन्हें हम वर्तमान योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाता है, जिन बच्चों को या जिन लोगों के पास। तो हम क्या करते हैं, सामाजिक नीति के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से या सामाजिक नीति के माध्यम से हम उनको क्या करते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जिनके पास चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो समुदाय के विभिन्न वर्ग हैं। तो 2 टाइप के वर्ग होते हैं, है ना, एक अमीर वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया। और जो गरीब वर्ग है उसके लिए सामाजिक नीति बना देते हैं, कार्यक्रम बना देते हैं, योजनाएं बना देते हैं, ताकि वो जान पाए कि हमारे लिए कौन कौन सी नीति, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा गया कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो सकता है, जनजातियों के सदस्य हो सकता है, मलिन बस्तियों का निवासी हो सकता है, असंगठित उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं वो भी हो सकता है। तो उनके लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है उनके। उद्योगपति वगैरह के लिए, अच्छा अब ऐसा भी नहीं कि उद्योगपति के लिए कोई योजना नहीं बनाओगे, ठीक है, उनके पास बहुत सारी रीजंस होते, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो उन समस्याओं का अगर निदान करना है तो भी आप इनका भूमिका निभा सकते हैं समुदाय में, ठीक है। कार्यक्रम बना लीजिए,
जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करिए इस तरीके से, समुदाय के माध्यम से, वर्ग के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें बन जाती है दूसरा समुदाय के भूमिका में। तीसरा आपका बनता है सामाजिक दृष्टि से। जैसे आपने अभी तक देखा, एक तो आपका सामाजिक कार्यक्रम था, दूसरा आपका समुदाय था, तीसरा आपका आ जाएगा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति। यहाँ पर प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं जिनका कल्याण आवश्यक माना जाता है। उदाहरण के लिए कम आयु के बच्चे हो गए, विद्यालय का लाभ ना उठा पाने वाले बच्चे हो गए, अध्ययन के दौरान ही कुछ अपरिहार्य कारणों से विद्यालय को छोड़कर चले जाने वाले बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं, तो उनके लिए ये बेसिकली सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है विभिन्न वर्ग, और हम इनके लिए क्या बनाते हैं, सामाजिक नीति, और इन माध्यम से हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक नीति के अंतर्गत एक शब्द और आता है जैसे कल्याणकारी राज्य वगैरह भी, ये सोशल पॉलिसी के ही अंतर्गत आता है, इसलिए आप उसे भी ध्यान अवश्य रखेंगे। सामाजिक नीति के बारे में हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि सामान्य रूप से सामाजिक नीति का उद्देश्य जो है ग्रामीण और नगरी, धनी और निर्धन समाज के सभी वर्गों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के अवसर प्रदान करना और विभिन्न गंभीर सामाजिक समस्याओं का समुचित निदान करते हुए उनका निराकरण करना, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो सके। ये एक प्रकार का उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तारक लोग एक विद्वान है, इनका कहना ये है कि सामाजिक नीति का जो मूल उद्देश्य है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक क्षेत्र या नगरी या ग्रामीण और विशिष्ट और पहचान जाने योग्य जो समस्याएं हो से उन समस्याओं से सहित प्रत्येक समूह अपने को ऊपर उठाना और अपनी सीमाओं को नियंत्रित करना तथा अपनी आवासीय स्थितियों एवं आर्थिक अवसरों को उन्नत बनाना एवं जो है समाज सेवाओं के मौलिक अंग बनाने में सामर्थ्य हो सके। टोटली मिला जुला के आप ये कह लीजिए कि जो ग्रामीण और नगर क्षेत्र के लोग हैं, जो धनी और निर्धन लोग हैं, उनके लिए, सभी वर्गों के लिए समाज के मुख्य धारा से जोड़ना सामाजिक नीति का एक उद्देश्य माना जाता है। तो टोटली इसी बात पर ये जिक्र करता है। तो उद्देश्य तो बेसिकली अगर हम बात करें सामाजिक नीति के, सर्वमान्य उद्देश्य तो एक सामाजिक न्याय है, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, सामाजिक न्याय है एक। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक सामाजिक परिवर्तन भी है, न्याय के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन भी आता है, ये भी उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है, यही सारे उद्देश्य हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सामाजिक एकता की बात करना, सामाजिक एकता की बात करना, सामाजिक एकता की बात करना, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। जब हम मानव जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं, तो भी गुणवत्ता की सुधार करना, ये भी प्रक्रिया बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य होते हैं। अब सामाजिक न्याय क्या है, जो सामाजिक न्याय है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है भैया कि सामाजिक न्याय को प्रभावी और सुनिश्चित करना, ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा किया जा सके। मतलब सामाजिक नीति के द्वारा समाज में आर्थिक सामाजिक जो असमानताएं हैं उसको दूर किया जा सके, भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए, और ये बात होती है सामाजिक न्याय के माध्यम से, और नीति बनाकर की जाती है। तो ये भी सामाजिक नीति का एक उद्देश्य माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है सामाजिक परिवर्तन भी होता है। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे उद्देश्य बन सकता है, मैं आपको बता दूं, सामाजिक नीति के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस समाज में विभिन्न प्रकार के समस्याएं और बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है या कुरीतियों को हटाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक नीति के माध्यम से हटाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से उसका उद्देश्य बन जाएगा, सामाजिक परिवर्तन भी। और तीसरा आ जाता है आपका सामाजिक समस्याओं का समाधान। सामाजिक नीति के द्वारा समाज में व्याप्त जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने का कार्य जो है सामाजिक नीति के उद्देश्य में ही होता है। और एक होता है सामाजिक एकता। और सामाजिक एकता कैसे होगी? सामाजिक एकता मतलब आप ये कह लीजिए कि सामाजिक नीति के द्वारा समाज में सामाजिक तनाव और संघर्ष को कम करना। समाज में जो विभिन्न धर्म है, वर्ग है, जाति के लोग रहते हैं, जो समाज में विद्यमान संसाधन का मिलकर एक उपयोग करते हैं, और सामाजिक नीति के द्वारा सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता स्थापित होती है। वो कहीं ना कहीं सामाजिक नीति का एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्टिव। तो याद रखेंगे, ये भी एक पार्ट बनेगा। और एक लास्ट यहाँ पे अगर उद्देश्य की बात करें, मानव जीवन
की गुणवत्ता में सुधार करना, तो सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। सामाजिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आवास और रोजगार इत्यादि जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर आप अगर काम करेंगे तो मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो ये सामाजिक नीति के 5 एक अहम उद्देश्य थे जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब सामाजिक नीति के कुछ प्रारूप होते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार मुझे बताइए जरा, उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य वगैरह समझ में आया? जी सर। हाँ, समझते चलिए बस। सर क्षेत्र फिर से एक बार लिखवा दीजिए जो 3 पॉइंट थे वो। 3 पॉइंट क्षेत्र के रूप में: सामाजिक, आर्थिक, बाधित समुदाय का हम क्या करते हैं, पुनरुत्थान या असमानता या निरुग्यता को हम दूर करते हैं। क्षेत्र तो वैसे में अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्षेत्र अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं सामाजिक क्षेत्र, आप लिख सकते हैं सामाजिक बीमा, आप लिख सकते हैं सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण, आप लिख सकते हैं सामाजिक सेवाएं, आप लिख सकते हैं सामाजिक अधिकार। ये सभी क्षेत्र हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि सामाजिक क्षेत्र में क्या बन सकता है, तो सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छ, आवास जो आ रहा है वो क्षेत्र बनेगा, है ना। सामाजिक नीति का ही क्षेत्र है ये। सामाजिक बीमा में क्या होता है, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बाधित भत्ता, ये सब सामाजिक बीमा के अंतर्गत का क्षेत्र बनता है। सामाजिक संरक्षण, खाद्य सहायता हो गया, पूरक आहार हो गया, आय का हस्तांतरण हो गया, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक संरक्षण की बात करता है। और सामाजिक सेवाएं, समाज के कमजोर वर्ग और असुरक्षित वर्ग की देखभाल करो और सहायता दो, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सेवाएं का पार्ट बन जाता है। और सामाजिक अधिकार, जो श्रमिक हैं, जो महिला एवं बाल हैं, उनके अधिकारों की बात कर लो तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक अधिकार को बताता है। तो ये भी 5 ऐसे क्षेत्र हैं। क्षेत्र तो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक देखभाल है, समाज कल्याण है, सामाजिक नियंत्रण है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, न्याय, पुनर्वास, श्रम, ये सब क्षेत्र का ही पार्ट माना जाता है मैडम। बेसिकली मुख्य रूप से सामाजिक निरुग्यता को दूर करना, आर्थिक निरुग्यता को दूर करना, बाधित समुदाय को पुनर्स्थापित करना, ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। बाकी क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया आपको? अब आगे देखिए प्रारूप, बताइए एक बार, कंफर्म हुआ? बोलिए तो सही, बोलते नहीं। जी सर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रारूप को लेकर। सामाजिक नीति के अंतर्गत जो प्रारूप पाए जाते हैं वो कुछ निम्न प्रारूप है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कल्याणकारी प्रारूप है, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से प्रारूप होते हैं। एक कल्याणकारी प्रारूप होता है, एक अगर बात करें तो हम सामाजिक सुरक्षा प्रारूप होता है, सामाजिक सुरक्षा प्रारूप होता है। एक आपका उदारीकरण का प्रारूप होता है, एक आपका प्रजातांत्रिक प्रारूप होता है। तो ये कुछ 4 टाइप के प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रारूप क्या होता है? अप्रोचेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, प्रारूप, है ना, जो अभी हम बात करेंगे, जो फॉर्मेट एक प्रकार से रूपरेखा तैयार करती है, जो एक प्रकार से रूपरेखा वगैरह तैयार करती है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। प्रारूप के अंतर्गत देखिए, पहला कल्याणकारी प्रारूप है। कल्याणकारी प्रारूप क्या कहता है आपसे कि समाज कल्याण प्रारूप के अंतर्गत या प्रारूप से तात्पर्य ये है कि समाज विकास हेतु बनाई गई उन रणनीतियों से है जिनके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। और कल्याणकारी राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय और एक व्यापक समाज, प्रजाति, जाति, धर्म सभी के विकास हेतु वचनबद्ध होता है। तो कल्याणकारी राज्य समाज के सभी ठीक है,
यहाँ पे सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी के सर्वांगीण विकास की बात करता है। किसका? सभी का सर्वांगीण विकास करने की बात करता है, और खासकर उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जो किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है या कल्याणकारी राज्य जो प्रारूप है उसकी जो भूमिका मानी जाती है वो कहीं ना कहीं समुदाय, समूह और व्यक्ति की बात करेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसके अंतर्गत वो चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसमें सभी वर्गों को हित के बारे में बात करेगा और उन्हें जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जहाँ परिलक्षित होती है वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी प्रारूप को ही बताता है, कल्याणकारी प्रारूप को बताता है। ठीक है, कभी कभी इसमें प्रश्न आता है कि कल्याणकारी राज्य का मतलब बताइए, कल्याणकारी राज्य प्रारूप का अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है समुदाय और समग्र का विकास करना, इसका अर्थ समग्र और समुदाय का विकास करना पहला। दूसरा अर्थ ये बनेगा विशेष सुविधाएं प्रदान करना, विशेष सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा अर्थ इसी का ये बनता है सभी वर्गों का हित करना, सभी वर्गों का हित करना। यही अगर समझ में आ गया 3 पॉइंट तो ये कल्याणकारी प्रारूप पूरा इन्हीं तीनों शब्दों पर आधारित है। बस सर दूसरा पॉइंट क्या बोला है? दूसरा मैंने आपको बताया है विशेष सुविधाएं प्रदान करना, विशेष सुविधाएं। विशेष सुविधाएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमने अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी चीज़ को नीड पड़ रही है, पर्टिकुलर मतलब मान लीजिए उसको कुछ संसाधन की ज़रूरत पड़ रही है तो उन सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए पर्टिकुलर। अब मान लीजिए ग्रुप में है 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, अब किसी एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम उस बच्चे को जब बात करते हैं पर्टिकुलर लेकर उसको संसाधन यूज करते हैं तो वो विशेष सुविधाओं के अंतर्गत आ जाता है ना। वहीं उसके बाद आपके सामने आता है सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप। सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो समाज के द्वारा ऐसी सुरक्षा जो कानून प्रदान किए जा सके जिसमें समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाए कि ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा हो सके। समाज में उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया जाए कि ताकि उन समस्त समस्याओं का निदान भी किया जा सके, चाहे वो व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो, किसी में भी हो। यदि वो असंतुलित है तो हम सामाजिक सुरक्षा के प्रारूप के माध्यम से उसे संतुलित कर सकते हैं। तो समाज में जो खतरा उत्पन्न होता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा में लोगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे बीमा हो गया, विभिन्न प्रकार के अधिनियम होंगे, कानून हो गए, ये सभी जो है सामाजिक सुरक्षा के प्रारूप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बीमा योजना, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, कानून, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सरकार की ओर से चलाई जा रही जो सुरक्षात्मक योजनाएं होती हैं वो सामाजिक नीति से ही प्रभावित मानी जाती हैं, वो सामाजिक सुरक्षा की नीति से ही प्रभावित मानी जाती हैं। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रारूप आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ बीमा, अधिनियम, कानून की भूमिका देखने को मिलती है। तीसरी बात अगर हम करें उदारीकरण का प्रारूप। इस प्रकार के प्रारूप में ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं कि समाज में प्रत्येक वर्ग राज्य के द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रदान किए जाने वाले साधनों में संपूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा सके, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसका निर्माण समानता चेतना पर आधारित होती है। समानता चेतना ही परस्पर सहभागिता की आधारशिला होती है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार लागू करती है कि लोगों के कार्य, व्यवसाय इत्यादि करने में कठिनाई ना हो। अर्थात आप ये कह लीजिए कि एक व्यक्ति आसानी से एक देश से दूसरे देश में अपने व्यवसाय को कर सके, अतः वस्तुओं का क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश से भी आसानी से कर सके। और इस प्रक्रिया में जब हम सार्वभौमिकीकरण या निजीकरण को जब बढ़ावा देते हैं तो वही हमारा उदारीकरण का प्रारूप बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम बेसिकली व्यक्तियों के व्यक्तिगत सामुदायिक हितों को पूरा करने की नीति जब बनाते हैं व्यक्तिगत हितों के आधार पे, तो वो हमारा उदारीकरण का प्रारूप बन जाता है। तो सिंपल सी बात इसमें यह है कि सर्वांगीण विकास करेगा, सार्वभौमिकीकरण का बात करेगा, निजीकरण पर बात करेगा, और इसी प्रारूप में व्यक्तिगत सामुदायिक हितों की बात होती है नीतियों के माध्यम से। वही आपका उदारीकरण कहलाता है, वही आपका उदारीकरण कहलाता है। ये कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। साधन के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी इसमें कंपलसरी होती है।
चेतना पर आधारित होता है, जागरूकता पर ये आधारित होता है उदारीकरण का प्रारूप। और उसके बाद एक आता है प्रजातांत्रिक प्रारूप। इस प्रारूप के तहत नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि उन नीतियों का लाभ राज्य के संपूर्ण लोगों के समूह और समुदाय से मिलकर बन सके। अर्थात लोकतांत्रिक प्रारूप के तहत नीतियां इस प्रकार बनाई जाए कि जिसके तहत कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके और इस प्रकार वह बाधाओं को, जो बाधाएं हैं उन बाधाओं से ग्रसित है तो उन बाधाओं को उसे दूर कर सके। तो इसी के अंतर्गत हम अगर बात करें सामाजिक नीति, जो प्रजातांत्रिक प्रारूप है वो बेसिकली प्रजातांत्रिक प्रारूप लोकहित पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये लोकहित पर आधारित है। अब आप समझिए कि पेपर में एक चीज तो ये है, प्रश्न कैसे बनेंगे। पहली बात मैंने आपको बता दिया सबका मीनिंग। एक प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि भाई मान लीजिए कल्याणकारी राज्य का मीनिंग बताइए, उदारकारी राज्य प्रारूप का मीनिंग बता दीजिए, प्रजातांत्रिक प्रारूप का मीनिंग बता दीजिए। एक तो प्रश्न ऐसे बनेगा इस टॉपिक से। दूसरा प्रश्न आपको ये बनेगा, जो मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया, दूसरा आपको बनेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है प्रारूप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा एक प्रजातांत्रिक प्रारूप है, एक उदारीकरण प्रारूप है और एक आपका जो है उदारीकरण के साथ कल्याणकारी प्रारूप है और एक सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप है। इन चारों के साथ एक अलग से कोई प्रारूप आ जाए, जैसे मैंने कहा कि प्रयोजनकारी कोई प्रारूप होता ही नहीं है ना, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, मैंने केवल नाम बोल दिया, तो ऐसे कोई एक ऑप्शन में और आ जाएगा तो उन चारों के अलावा जो एक एक्स्ट्रा आएगा वही नहीं होगा। एक प्रश्न तो यहाँ से इस तरीके से बनेगा। तीसरे टाइप का प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से देना है, उस पर चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे मैंने यही प्रजातांत्रिक प्रारूपों को ही एक प्रश्न बना रहा हूँ, इसी पर ही आप ध्यान से समझिएगा। सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। तो इस कथन में किस सामाजिक नीति का प्रारूप का प्रयोग किया गया है? चार ऑप्शन रहेंगे, जरा बताएं आप। प्रजातांत्रिक प्रारूप हुई होगा, क्यों भाई, बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आया तो बताओ ना। सर, जी सर, हाँ, ये जो प्रजातांत्रिक प्रारूप है और जो सामाजिक सुरक्षा प्रारूप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्रजातांत्रिक प्रारूप बेसिकली यहाँ पे साफ शब्दों में आपको ये बताएगा कि वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर, वैधानिक मैंने एक शब्द दिला, वैधानिक शब्द, और वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर जब कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास करेगा ये प्रजातांत्रिक बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा को लेकर, तो सामाजिक सुरक्षा बेसिकली बीमा योजना अधिनियम कानून, जहाँ पर आपको ये बताएगा कि सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, मैंने यहाँ पे व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे वर्ग की बात नहीं कर रहा था। प्रजातांत्रिक में मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा था, यहाँ वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप इसको लगा दो। मैं वर्ग की बात सामाजिक सुरक्षा में कर रहा हूँ, क्लास की बात मैं सामाजिक सुरक्षा में कर रहा हूँ। और जब आप इन वर्गों के माध्यम से ऐसा प्रारूप तैयार करते हैं जहाँ समस्त समस्याओं का प्रभावी समाधान कर रहे हैं, जहाँ सरकार की ओर से चलाई जा रही है, अच्छा सरकार तो इसमें भी चलाएगी, ऐसी बात नहीं कि सरकार इसमें नहीं चलाएगी, लेकिन वो भी अब सरकार का, ये भी सरकार, लेकिन वो जो जाएगा वर्ग के लिए रहेगा, ये रहेगा व्यक्तित्व के लिए रहेगा, ये पर्सनल के लिए बात करेगा। बात समझ में आई? बोलो। हाँ जी सर, जैसे सर प्रजातांत्रिक प्रारूप है, उसमें लिखा था, आपने बताया कि वो जो होता है कि जो बाधाएं, वो क्या कहते हैं उनको, वैधानिक सीमाएं होती हैं। तो जैसे कि सामाजिक सुरक्षा में बीमाएं हैं या फिर कुछ है, तो उसमें भी तो एक लिमिट होता है ना, उसमें देखो तो एक सीमा होगी। देखो पहले आप वैधानिक शब्द समझो। वैधानिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए, अगर कोई पूछे वैधानिक का अर्थ बताओ, तो आप यही कहोगे कि संविधान से संबंध रखने वाला, आप कहोगे कि संविधान के जो है सम्मत होने वाला,
संविधान के अनुरूप होने वाला वैधानिक का मतलब तो यही होता है भाई, संविधान से संबंधित हो, है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ संविधान से संबंधित ना रहकर, प्रजातांत्रिक है ना, तो इसलिए तो हमने यहाँ पे संविधान को सबकी समानता की बात कर रहा था, अवसर की बात करता हूँ, तो ये प्रजातांत्रिक प्रारूप बनता है। लेकिन मैं आपसे सामाजिक सुरक्षा में कह रहा हूँ, बात को समझने का प्रयास करो कि ये जो सुरक्षा और कानून है जिसमें समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, और सामाजिक सुरक्षा वो होगी जहाँ पर नीतियाँ बनाई जाएंगी और समाज के जो प्रत्येक वर्ग होंगे उनको समुचित सुरक्षा मिलेगी, और यह सुरक्षा बीमा के माध्यम से मिलेगी। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं कि बीमा की अनुच्छेद नहीं कि ये अनुच्छेद को पूरा करो आपका बीमा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये कानून आपका ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, यह अधिनियम ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें इस पे लागू नहीं होती है। जब वर्ग की बात होती है, सिंपल सी बात है, वर्ग आपका रिप्रेजेंट करता है सामाजिक सुरक्षा को, सोशल डिफेंस को। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक में, तो वो लोक हित की बात करेगा, और लोक हित बेसिकली कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को सर्वांगीण विकास के रूप में रखता है, बट ध्यान रखिएगा कानून के दायरे में रहकर, यानी वैधानिक के दायरे में रहकर, वैधानिक। अब वहाँ मैंने एक कानून बोला है, एग्जाम्पल में कानून को वहाँ पे भी रखा, कानून यहाँ पे भी रखा है, तो इसमें या वो मत हुई, कानून वहाँ पे बेसिकली अगर जो वर्ग में काम करेगा, यहाँ पे कानून पर्सनालिटी पर काम करेगा, व्यक्तित्व पे काम करेगा, बट भूमिकाएं लोकहित की होगी, भूमिकाएं लोकहित की होगी। एक व्यक्ति की काम करेगा तो इससे कई लोग सीखेंगे ना। अब समाज में अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो मेरे से कई लोग सीखेंगे भाई। अगर कोई बच्चा किसी खेल का नियम नहीं जानता है तो वो क्या करता है, ग्राउंड में जाके खेलता है, तभी तो उसका नियम जानता है, वो खेल करी तो वही चीजें हैं, ये प्रजातांत्रिक प्रारूप के अंतर्गत आती है। अभी समझ नहीं आया, कभी भी आया सर? आ गया थोड़ा सा भाई। केवल एक बात याद रखो, प्रजातांत्रिक में आपको वैधानिक नियम याद रखना है, और आपको सामाजिक सुरक्षा में ये शब्द याद रखना है वर्ग। समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज में कई वर्ग होते हैं, उन सभी वर्गों का ध्यान रखो, उन्हीं का समुचित सुरक्षा करो, और वो सुरक्षा आप दोगे बीमा के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, कानून के माध्यम से, बस ये ध्यान रखो। संविधान वैधानिक का मतलब संविधान के सम्मत की बात करना है ना, बस वही चीज़ होती है। चलो, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक नीति का ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा ढेर सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं आपको दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट बताता हूँ जो ऐतिहासिक विकास को आपको रिप्रेजेंट करेगा और प्रस्तुत हो जाएगा। आपको बता दूं, भारतीय समाज सुधारक का नाम अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, जो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। एक नाम आता है राजा राम मोहन राय का, ईश्वरचंद विद्यासागर का, एक नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी समाज सुधारक लोग हैं, उन सभी समाज सुधारकों की जो भूमिका अग्रणी मानी जाती है, वो कहीं न कहीं सामाजिक हितों को सुधारने के उद्देश्य से मानी जाती है। तो भारतीय समाज में फैली उन सभी कुरीतियों का विरोध किया गया, और जिससे लोगों की प्रगति जो रुकी हुई थी, उस प्रगति को दूर किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। तो ये कहीं न कहीं भूमिकाएं जो है सामाजिक नीति के अंतर्गत देखने को मिलती है 19वीं शताब्दी में सभी समाज सुधारकों के। भारतीय इतिहास को अगर उठा के देखेंगे तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा अनेक प्रासंगिक नीतियों को क्रियान्वित करके उन्होंने एक सर्वोदय की संकल्पना दी थी। और सर्वोदय की जो संकल्पना है सर्व कल्याण से है, बिना समाज कल्याण का विस्तार संभव नहीं हो सकता है, बिना समाज कल्याण किए उसका विस्तार तो हो ही नहीं सकता है, और ये बात सत्य है। तो अब आप लोग सर्वोदय शब्द का वहां पे मत रिलेट करिएगा। विनोबा भावे जब पूछे जाते हैं, वो बेसिकली 19वीं शताब्दी के दौरान में उनके आंदोलन पूछे जाते हैं। यहाँ जो पूछे जाते हैं सामाजिक नीति में, वो सर्वोदय का मतलब सबका हित, सबका विकास की बात करता है, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम आता है। प्रश्न खुद बताएगा कि मैं सामाजिक नीति से पूछा जा रहा हूँ, ये प्रश्न में खुद मेंशन होता है कि मैं सामाजिक नीति से हूँ सर्वोदय,
है ना। और बेसिकली जब सर्वोदय में महात्मा गांधी जी का नाम आता है तो विनोबा भावे का नाम आएगा नहीं। और यदि दोनों लोगों का नाम आता है तो मैं आपको बता दूं भूदान आंदोलन भी उस ऑप्शन में मेंशन होगा, उस ऑप्शन में भूदान आंदोलन भी मेंशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और भूदान में आप सबसे पहले उन्हीं को लगाइएगा, विनोबा भावे का ही। आगे अगर हम बात करें संकल्पना, इसकी सबसे पहली बार सन 1940 में आई। रिचर्ड टिटमस एक विद्वान थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिन्होंने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। कल्याण को लेकर सामाजिक विभाजन, सन 1937 में, अभी अभी कल आप लोगों ने मेरे से पूछा था एक विभागीकरण का क्षेत्र और एक पूछा था आप सभी लोगों ने श्रम विभाजन के बारे में। किसने दिया था ये दो शब्द, विभागीकरण का सिद्धांत या क्षेत्र की बात करें या श्रम का विभाजन की बात करो, सन 1937 में किस विद्वान के द्वारा दिया गया था ये? कल की क्लास में मैंने शाम को बताया था आप लोगों से। सर आपने लूथर गुलिक बताया। लूथर गुलिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, वही जवाब सही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कल्याण के सामाजिक विधान में, सन 1955 में टिटमस ने एक निबंध लिखा, सामाजिक प्रशासन की धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए सामाजिक नीति का विकास निर्धारित किया। तो सन 1940 में भूमिका टिटमस की आई, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने कल्याण के सामाजिक विभाजन किया सन 1955 में, जहां सामाजिक प्रशासन को सही तरीके से एक निबंध के रूप में व्याख्या किया था। एक केनिथ विलियम प्रे का नाम आता है सामाजिक क्रिया पर, उन्होंने निबंध लिखा था सन 1945 में, 1945 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के बारे में, अब देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में आपको लोगों को मालूम ही है, और महात्मा गांधी यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछा जाएगा कि भाई दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आप ध्यान रखिएगा सर्वोदय शब्द यहाँ पे इनके लिए इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, महात्मा गांधी जी का शिक्षा की अवधारणा है बेसिक। देखिए ये कभी कभी पेपर में बेसिकली पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी का पेपर जब होता है तो बुनियादी शिक्षा पूछी जाती है, बेसिक एजुकेशन के प्रारूप पूछे जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी के नाम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें गांधी जी ने शिक्षा का अवधारणा जो है कुछ उद्देश्य से बताया, अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए, आदर्श नागरिक होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो एक आपको मालूम होना चाहिए शिक्षा की अवधारणा में उनके उद्देश्य क्या थे। अच्छे चरित्र का निर्माण होना चाहिए बच्चों का, आदर्श नागरिक बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसका, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। गांधी जी और सर्वोदय की अगर हम बात करें तो सर्वोदय शब्द का जो अर्थ बताया इन्होंने सार्वभौमिक उत्थान को लेकर, सभी के प्रगति को लेकर बताया था। ये पॉइंट आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। एक किताब भी आया था रस्किन महोदय की, वो किताब का नाम था अनटू दी लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहली वाली। सर्वोदय सभी वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण युक्त मानव समाज की स्थापना करना चाहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिलता है। सर्वोदय जो होता है ऐसे समाज की रचना चाहता है जिससे वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संहार हो और ना ही बहिष्कार हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे वो चीज़ें बता दिया। आपने नाम सुना ही होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जानते हो कि नहीं? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताइए जरा। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बढ़िया, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और विचारक और सुधारक थे। और मैं आपको बता दूं महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। महादेव गोविंद रानाडे जी को अगर हम बात करें, शिष्य जो है गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों के अद्वितीय समझ और आधिकारिक पूर्वक बहस करने की क्षमता में अगर हम बात करें तो भारत का उन्हें ग्लेड स्टोन कहा जाता है, ग्लेड स्टोन कहा जाता है, ग्लेड स्टोन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इनकी जो है कुछ किताबें आई, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई किताब रही तो उस किताब का नाम था इनके स्पीच ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, सन 1908 में आई थी, सन 1908 में आई थी। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। बाकी इनके बारे में मैंने क्लास लिया था तो वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अच्छे से बताया भी था आप लोगों से, है ना। बॉम्बे में एक लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य, जी किसके शिष्य थे ये? महादेव गोविंद रानाडे का है।
अच्छा, आपने नाम सुना होगा एक 1900 जो है दो 1899 से लेकर 1902 के बीच में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये सदस्य रहे थे, और वर्ष 1902 और 1915 के बीच में उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में काम किया था। तो दो चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, दो चीज़ें, एक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य रहे 1899 से लेकर 1902 तक, और 1899 में एक किताब आई थी मैरी रिचमंड की, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सन 1902 से लेकर 1902 से लेकर 1915 तक, यानी 1915 तक 1915 तक में इन्होंने एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में काम किया था, ठीक है। और एनआईसी का नाम तो सुना ही होगा आप सभी लोगों ने, आईएनसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नरम दल से जुड़े हुए ये व्यक्ति थे, ठीक है। और इसके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1905 में बनारस अधिवेशन में। तो इनकी भूमिका हमें यहाँ पे मिलती है, सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, शिक्षा का विस्तार हो गया, 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिशा में इन्होंने काम भी किया, है ना, काफ़ी अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। इनकी एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसी समय भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए सन 1905 में इन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, लेके आए थे। और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गया था एक सार्वजनिक सभा की पत्रिका, वो रनाडे के द्वारा किया गया था। और 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में की स्थापना की थी। 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी, ठीक है। और इनका एक समाचार जो पत्र था, जो साप्ताहिक था, उसका नाम था दाहितवाद था, अंग्रेजी थी। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर विधानमंडलों की भूमिका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा चीज़ें मिलेगी आप लोगों की। ये नरम दल के से जुड़े हुए थे, अध्यक्ष बने 1905 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नरम दल के ये नेता भी थे। 1905 में सूरत अधिवेशन से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंडिया सोसाइटी में देख लीजिए आप, 1905 में इसकी स्थापना की थी। एक सार्वजनिक सभा पत्रिका लिखा था, रनाडे द्वारा शुरू की गई थी। 1908 में आप देख सकते हैं यहाँ पे रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, सब लिखा हुआ है। ये देखा अंग्रेजी में साप्ताहिक समाचार पत्र था दाहितवाद, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए, अच्छा, सामाजिक नीति और भारतीय संविधान। अब देखिए सामाजिक हित और भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर इस क्लास को ऑफ करेंगे। यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन साफ? बताइए, बताइए तो सही। दिख रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये सामाजिक नीति और भारतीय संविधान की कुछ भूमिकाएं हैं, जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के तथ्यों के बारे में जिक्र किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकार तृतीय खंड के बारे में, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है जो सामाजिक नीति को पुष्टि करेगा। अब देखिए कौन कौन सा, एक तो 14 अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता का अधिकार को बताएगा, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 15 है जहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान की बात करेगा। लोक नियोजन की बात करता है अनुच्छेद 16। 17 अस्पष्टता का अंत है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी पॉइंट आप सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 14, 15, 16 देन 17। उसके बाद आपका आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात करेगा। अनुच्छेद 24 कारखाना आदि बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध की बात करेगा। तो इसलिए दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 23 एंड 24। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल नंबर 24, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कारखाना आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है ना, कि भाई नौकरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, है ना। आगे बात करता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करेगा। और चतुर्थ भाग में आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक
तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आता है, चतुर्थ खंड इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 38 है और 39 है। 38 कहेगा राज्य के लोक कल्याण में अभिवृद्धि की व्यवस्था, और 39 कहेगा राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व, और काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और 41 में कुछ दशाओं का काम शिक्षा, और दूसरी बात यहाँ पे कही गई है लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 41 आपको बताएगा, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद की बात करेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर 42 पर 42 कहता है कि काम की न्याय संगत मनोचित दशा और जो है प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आदि। 43 का काम है, अगर हम बात करें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 45 में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा पर बात होगी। पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और लोग जो है स्वास्थ्य में सुधार करने की बात 47 में होता है। ये सारी चीज़ें मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। मैं नेक्स्ट वाली जो क्लास लूँगा आप लोगों से, समाज में जो उपांती और असुरक्षित वर्ग लोग हैं उनके लिए सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन कैसे होगा, और उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे सामाजिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी मैं उसी दिन कल के क्लास में कवर करा दूंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ पे मैंने सामाजिक नीति के इतिहास पर बात कर लिया है, ऐतिहासिक पर बात किया है, फिर उसके बाद मैंने प्रारूप पर बात कर लिया, उसकी नीति की अवधारणा, परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्र पर बात कर लिया है। इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। एक बार ज़रूर इसको नोट्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF है ये आपके सामने, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई डाउट है मन में तो पूछ सकता है अभी।